ये आवाजें जहाज के बाहरी ढांचे के अत्यधिक दबाव में होने की हैं। यह चिंताजनक है। आप कभी नहीं जान सकते कि यह कब टूट जाएगा। एक सदी से भी अधिक समय तक हम सभी ने टाइटैनिक की कहानी का एक ही संस्करण सीखा, लेकिन वह अधूरा था। 2026 में किए गए एक क्रांतिकारी स्कैन ने उन सच्चाइयों को उजागर किया जिन्होंने दुनिया भर के विशेषज्ञों को चौंका दिया। हिमखंड से हुआ नुकसान उतना नहीं था जितना इतिहासकारों ने दावा किया था। क्षति का स्वरूप बिल्कुल अलग था। जो कुछ भी हम जानते थे वह सब गलत था। हमें इतने लंबे समय तक गुमराह क्यों किया गया? वहां नीचे और क्या छिपा है? आइए हमारे साथ उस अभूतपूर्व स्कैन की पड़ताल करें जिसने आखिरकार सच्चाई को उजागर किया और टाइटैनिक के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। ऐतिहासिक संदर्भ: कभी न डूबने वाला जहाज। आरएमएस टाइटैनिक 20वीं सदी के आरंभिक समुद्री इंजीनियरिंग और औद्योगिक महत्वाकांक्षा की पराकाष्ठा का प्रतीक था। आयरलैंड के बेलफास्ट स्थित हारलैंड एंड वोल्फ शिपयार्ड में निर्मित इस जहाज की लंबाई लगभग 882 फीट थी और इसका वजन 46,000 टन से अधिक था। व्हाइट स्टार लाइन द्वारा निर्मित 3 ओलंपिक श्रेणी के समुद्री जहाजों में से दूसरे जहाज के रूप में डिजाइन किए गए। इस जहाज का उद्देश्य अभूतपूर्व आकार, विलासिता और तकनीकी परिष्कार के संयोजन के माध्यम से अटलांटिक पार यात्री व्यापार पर अपना वर्चस्व स्थापित करना था। टाइटैनिक की इंजीनियरिंग विशिष्टताओं में उन्नत सुरक्षा विशेषताएं शामिल थीं, जिन्हें उस युग के लिए क्रांतिकारी माना जाता था। जहाज के ढांचे को 16 जलरोधी डिब्बों में विभाजित किया गया था, जो बल्कहेड द्वारा अलग किए गए थे और जिन्हें ब्रिज से इलेक्ट्रॉनिक रूप से सील किया जा सकता था। इस विभाजन की गणना इस प्रकार की गई थी कि यदि इनमें से 4 डिब्बे क्षतिग्रस्त भी हो जाएं, तो भी जहाज तैरता रहे। उस समय के नौसेना वास्तुकारों और समुद्री विशेषज्ञों ने इस डिजाइन को लगभग डूबने से अप्रभावित माना, जिसके कारण प्रचार सामग्री और प्रेस कवरेज में इस जहाज को अभेद्य के रूप में व्यापक रूप से वर्णित किया गया। सुरक्षा संबंधी पहलुओं के अलावा टाइटैनिक एडवर्डियन युग की विलासिता और शिल्प कौशल का एक उत्कृष्ट नमूना था। प्रथम श्रेणी के कमरों में स्विमिंग पूल, तुर्की, स्नानघर, व्यायामशाला और एक भव्य सीढ़ी थी, जिसके ऊपर एक अलंकृत कांच का गुंबद बना हुआ था। जहाज के आंतरिक भागों में दुनिया भर से मंगाई गई सामग्रियों का उपयोग किया गया था, जिनमें नक्काशीदार ओक की पैनलिंग, जटिल लोहे का काम और विशेष रूप से डिजाइन किया गया फर्नीचर शामिल था। यह पोत महज परिवहन का साधन नहीं था, बल्कि मानव उपलब्धि और औद्योगिक प्रगति का प्रतीक था। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक लगभग 2,200 यात्रियों को और चालक दल के सदस्यों को लेकर इंग्लैंड के साउथहैम्प्टन से न्यूयॉर्क शहर के लिए अपनी पहली यात्रा पर रवाना हुआ। यात्रियों में प्रथम श्रेणी में दुनिया के कुछ सबसे धनी व्यक्ति, द्वितीय श्रेणी में अमेरिका में अवसर तलाश रहे मध्यम वर्गीय परिवार और तृतीय श्रेणी में सैकड़ों अप्रवासी शामिल थे, जो नए जीवन की शुरुआत की आशा में यात्रा कर रहे थे। 14 अप्रैल 1912 को लगभग रात 11:40 बजे जहाज के पहरेदार ने ठीक सामने एक हिमखंड देखा। तत्काल बचाव कार्रवाई के बावजूद टाइटैनिक रात लगभग 11:40 बजे हिमखंड से टकरा गया। यह टक्कर उत्तरी अटलांटिक महासागर में न्यू फाउंडलैंड से लगभग 400 समुद्री मील दक्षिण में हुई। वसंत ऋतुओं में हिमखंडों की मौजूदगी के लिए जाने जाने वाले जलक्षेत्र में अधिकांश यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को प्रारंभिक प्रभाव अपेक्षाकृत मामूली लगा।
कई लोगों ने केवल हल्की घर्षण की अनुभूति या असामान्य रगड़ की आवाज सुनने की सूचना दी। जहाज के इंजन बंद हो गए, लेकिन तत्काल किसी बड़े नुकसान का कोई संकेत नहीं मिला। हालांकि जलस्तर के नीचे समुद्री जल तेजी से जहाज के आगे के हिस्सों में स्थित कई कक्षों में प्रवेश कर रहा था। आधी रात तक जहाज के अधिकारियों और डिजाइनर थॉमस एंड्रयूज, जो पहली यात्रा के लिए जहाज पर सवार थे, को यह स्पष्ट हो गया कि नुकसान घातक था। आगे के 6 कक्षों में पानी भर जाने से जहाज की डिजाइन की गई जीवित रहने की क्षमता से अधिक पानी भर गया था। क्षतिग्रस्त स्थानों में पानी प्रवेश करने से जहाज का अगला हिस्सा अनिवार्य रूप से नीचे की ओर खिंचने लगेगा, जिससे जलरोधी दीवारों के ऊपर से पानी बहकर एक के बाद एक कक्षों में फैल जाएगा। जहाज का डूबना गणितीय रूप से निश्चित हो गया था। लगभग 12-15 बजे से संकट संकेत भेजे जाने शुरू हुए। वायरलेस ऑपरेटरों ने अंतरराष्ट्रीय संकट संदेश CQD भेजा, जिसके बाद नया SOS संकेत भेजा गया। आसपास के जहाजों को ये संदेश मिले, लेकिन सहायता पहुंचाने में सक्षम सबसे नजदीकी जहाज RMS कारपेथिया लगभग 58 समुद्री मील दूर था और उसे घटना स्थल तक पहुंचने में कई घंटे लग गए। अपर्याप्त लाइफबोट क्षमता के कारण बचाव कार्य बुरी तरह बाधित हुआ। टाइटैनिक में केवल 20 लाइफबोट थीं, जिनकी कुल क्षमता लगभग 1178 लोगों की थी। 2000 से अधिक यात्रियों और चालक दल के सदस्यों के होने के बावजूद यह जहाज की यात्री क्षमता के बजाय उसके टन भार पर आधारित पुराने ब्रिटिश व्यापार बोर्ड के नियमों का अनुपालन करता था। अपर्याप्त चालक दल, प्रशिक्षण, यात्रियों की स्थिर प्रतीत होने वाले जहाज को छोड़ने की अनिच्छा और निकासी की खराब व्यवस्था सहित कई कारणों से कई जीवन रक्षक नौकाएं आंशिक रूप से भरी हुई ही उतारी गईं। 15 अप्रैल को लगभग सुबह 2:20 बजे टाइटैनिक का अगला हिस्सा इतना डूब गया था कि उसका पिछला हिस्सा पानी से ऊपर उठ गया। संरचनात्मक तनाव के कारण जहाज तीसरी और चौथी चिमनी के बीच से टूट गया। सबसे पहले जहाज का अगला हिस्सा डूबा, उसके कुछ मिनट बाद पिछला हिस्सा भी डूब गया, जो कुछ देर तक सीधा खड़ा रहा और फिर गहराई में समा गया। जिन यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को लाइफबोट में जगह नहीं मिली थी, उन्हें लगभग 28 डिग्री फ़ारेनहाइट के ठंडे पानी का सामना करना पड़ा, जिसके कारण उन्हें तेजी से हाइपोथर्मिया हो गया और पानी में डूबने के 15 से 30 मिनट के भीतर उनकी मृत्यु हो गई। कारपेथिया जब लगभग सुबह 4 बजे पहुंची तो उसने लाइफ बोटों से 705 जीवित बचे लोगों को बचाया। मरने वालों की अंतिम संख्या 1500 से अधिक थी, जिससे टाइटैनिक त्रासदी इतिहास में दर्ज सबसे घातक शांतिकालीन समुद्री आपदाओं में से एक बन गई। इस त्रासदी ने तुरंत समुद्री सुरक्षा नियमों में अंतर्राष्ट्रीय सुधारों को प्रेरित किया, जिसमें पर्याप्त लाइफ बोट क्षमता की आवश्यकता, यात्री जहाज़ों पर 24 घंटे रेडियो निगरानी और उत्तरी अटलांटिक शिपिंग मार्गों में हिमखंडों की स्थिति की निगरानी के लिए अंतर्राष्ट्रीय आइस पेट्रोल की स्थापना शामिल है। 2022 का स्कैनिंग मिशन। 2022 का टाइटैनिक स्कैनिंग अभियान गहरे समुद्र की खोज से संबंधित सामग्री बनाने वाली लंदन स्थित डॉक्यूमेंट्री प्रोडक्शन कंपनी अटलांटिक प्रोडक्शंस और पानी के भीतर मानचित्रण तकनीकों में व्यापक अनुभव रखने वाली समुद्री सर्वेक्षण और भूभौतिकीय फर्म मैगेलन लिमिटेड के बीच एक संयुक्त प्रयास था। इसका प्राथमिक उद्देश्य टाइटैनिक के पूरे मलबे वाले स्थल का पहला व्यापक पूर्ण आकार का यथार्थवादी त्रिआयामी डिजिटल मॉडल तैयार करना था, जिसमें जहाज के मुख्य भाग और उन्हें अलग करने वाले मलबे का विशाल क्षेत्र शामिल था। टाइटैनिक के मलबे की पिछली यात्राओं में विशिष्ट विशेषताओं की तस्वीरें और वीडियो फुटेज ली गई थीं, लेकिन किसी भी अभियान ने पूरे स्थल का एक समान
और सटीक दस्तावेजीकरण करने का प्रयास नहीं किया था। लक्ष्य एक पूर्ण डिजिटल प्रतिरूप तैयार करना था, जो विस्तृत फोरेंसिक विश्लेषण के लिए पर्याप्त रूप से सटीक हो। साथ ही आगे की क्षति से पहले एक स्थायी रिकॉर्ड को संरक्षित करना था, ताकि ऐसा दस्तावेजीकरण असंभव न हो जाए। परिणामी डेटा सेट वैज्ञानिक अनुसंधान और जन शिक्षा दोनों के लिए उपयोगी होगा और शोधकर्ताओं और इतिहासकारों के विशाल बहुमत के लिए भौतिक रूप से दुर्गम स्थल तक अभूतपूर्व पहुंच प्रदान करेगा। जहाज का मलबा समुद्र की सतह से लगभग 12,500 फीट की गहराई पर स्थित है, जहां पानी का दबाव लगभग 6,000 पाउंड प्रति वर्ग इंच तक पहुंच जाता है। यह अत्यधिक कठिन वातावरण पारंपरिक मानवयुक्त पनडुब्बियों की लंबी यात्राओं की परिचालन सीमा से कहीं अधिक है, जिसके कारण दूरस्थ रूप से संचालित वाहनों का उपयोग आवश्यक हो जाता है। सुरक्षा उपकरणों के बिना इतनी गहराई पर मनुष्य का जीवित रहना असंभव है, और यहां तक कि सबसे मजबूत प्रेशर हल्स को भी महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस अभियान में 2 अलग-अलग रिमोट से संचालित वाहन आरओवी तैनात किए गए, जिनमें से प्रत्येक उच्च रिजोल्यूशन कैमरों, उन्नत प्रकाश व्यवस्था और सटीक नेविगेशन उपकरणों से सुसज्जित था। ये आरओवी सतह पर मौजूद सहायक पोतों से बंधे हुए संचालित होते थे, जो मजबूत केबलों के माध्यम से बिजली और नियंत्रण संकेत प्राप्त करते हुए ऊपर मौजूद संचालकों को वास्तविक समय का डेटा और चित्र भेजते थे। इन वाहनों का संचालन सतह पर स्थित नियंत्रण कक्षों से किया जाता था, जहां टीमें प्रत्येक गोताखोरी के दौरान कई वीडियो फीड नेविगेशन डिस्प्ले और उपकरण स्थिति संकेतकों की निगरानी करती थीं। इस अभियान के दौरान टीमों ने जहाज के मलबे वाले स्थल पर 200 घंटे से अधिक सक्रिय गोताखोरी अभियान चलाया। इससे पिछले अभियानों की तुलना में दस्तावेजीकरण के समय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जो आमतौर पर बैटरी की क्षमता, यांत्रिक बाधाओं या वित्तीय कारणों से सीमित थे। विस्तारित परिचालन अवधि ने सभी सुलभ क्षेत्रों को व्यवस्थित रूप से कवर करने की अनुमति दी, जिसमें मलबे के वे हिस्से भी शामिल थे जिनका पहले बहुत कम दस्तावेजीकरण हुआ था। स्कैनिंग प्रक्रिया में फोटोग्रामेट्री का उपयोग किया गया, जो 2 आयामी तस्वीरों के ओवरलैप से त्रि-आयामी मॉडल बनाने की तकनीक है। आरओवी ने पूर्व निर्धारित उड़ान पथों और ग्रिड पैटर्न का अनुसरण किया, जिससे विभिन्न दृष्टिकोणों से चित्र लेते समय विशेषताओं के सापेक्ष दूरी और कोण स्थिर रहे। इस व्यवस्थित दृष्टिकोण ने अनुक्रमिक छवियों के बीच पर्याप्त ओवरलैप सुनिश्चित किया, जिससे पोस्ट प्रोसेसिंग के दौरान सटीक त्रि-आयामी पुनर्निर्माण संभव हो सका। इस मिशन से अंततः 7 लाख से अधिक उच्च रिजोल्यूशन वाली तस्वीरें प्राप्त हुईं, जिनमें जहाज के आगे और पीछे के हिस्से और 2 प्रमुख टुकड़ों के बीच लगभग 800 मीटर तक फैले मलबे के क्षेत्र को शामिल किया गया है। मलबे के क्षेत्र में हजारों वस्तुएं बिखरी हुई हैं, जिनमें बड़े यांत्रिक पुर्जों से लेकर व्यक्तिगत सामान तक शामिल हैं। ये सभी वस्तुएं समुद्र तल पर इस प्रकार बिखरी हुई हैं, जो जहाज के टूटने और डूबने के प्रमाण प्रस्तुत करती हैं। आरओवी की गतिशीलता ने उन क्षेत्रों तक पहुंच संभव बनाई जो पहले अनछुए थे या जिनके बारे में अपर्याप्त जानकारी उपलब्ध थी, जिनमें ढह चुके आंतरिक स्थान, मलबे के क्षेत्र के दूरस्थ भाग और प्रमुख पतवार खंडों के किनारों और निचले हिस्सों पर संरचनात्मक विवरण शामिल हैं। वाहनों ने नाजुक संरचनाओं के आसपास से गुजरते हुए सुरक्षित दूरी बनाए रखी, ताकि संपर्क या जल विस्थापन से अतिरिक्त क्षति न हो। कई टेराबाइट जानकारी वाले कच्चे छवि डेटा को संरेखित करने, सहसंबंधित करने और एक एकीकृत त्रि-आयामी मॉडल में विलय करने के लिए
व्यापक कंप्यूटेशनल प्रसंस्करण की आवश्यकता थी। विशेष सॉफ्टवेयर ने अनुक्रमिक तस्वीरों में अतिव्यापी विशेषताओं का विश्लेषण करके प्रत्येक छवि के लिए सटीक स्थानिक संबंध और कैमरा स्थिति की गणना की। इस प्रक्रिया ने प्रत्येक फोटो खींची गई सतह की त्रिआयामी ज्यामिति को मिलीमीटर में मापी गई सटीकता के साथ पुनर्निर्मित किया। परिणामी डिजिटल मॉडल अभूतपूर्व विवरण प्रदान करता है, जिसमें पतवार की परत में लगे अलग अलग रिवेट्स, मशीनरी घटकों पर सीरियल नंबर और जंग के पैटर्न और जीवाणु वृद्धि दर्शाने वाली सतह की बनावट दिखाई देती है। शोधकर्ता इस आभासी पुनर्निर्माण में नेविगेट कर सकते हैं, किसी भी कोण से विशेषताओं का निरीक्षण कर सकते हैं और नाजुक मलबे के भौतिक संपर्क के बिना बिंदुओं के बीच की दूरी को माप सकते हैं। यह मॉडल प्रकाश की स्थिति से अप्रभावित रहता है, जिससे उन विवरणों की जांच संभव हो पाती है जो सीमित कृत्रिम प्रकाश और जल स्तंभ में निलंबित तलछट के कारण वास्तविक गोताखोरी के दौरान अदृश्य रह जाते हैं। यह व्यापक डिजिटल संग्रह टाइटैनिक के मलबे को उसकी वर्तमान स्थिति में प्रलेखित करने का शायद अंतिम अवसर है, इससे पहले कि तेजी से हो रहे क्षरण से पहचानने योग्य संरचनाएं अज्ञात मलबे में तब्दील हो जाएं। वे महत्वपूर्ण खोजें जिन्होंने कहानी का रुख बदल दिया। त्रिआयामी स्कैन डेटा के विश्लेषण से वास्तविक क्षति पैटर्न और व्यापक रूप से स्वीकृत ऐतिहासिक विवरण के बीच मूलभूत विसंगतियां सामने आईं। एक सदी से अधिक समय तक आम धारणा यह थी कि हिमखंड की टक्कर से जहाज के दाहिने हिस्से के एक महत्वपूर्ण भाग पर एक विशाल निरंतर दरार बन गई थी। यह चित्रण पाठ्य पुस्तकों, वृत्तचित्रों और संग्रहालय प्रदर्शनियों में दिखाई देता था, जिसने आपदा की कार्य प्रणाली के बारे में जनता की समझ को आकार दिया। स्कैन से मिले सबूतों से पता चलता है कि ऐसा कोई छेद मौजूद नहीं था। इसके बजाय हिमखंड के टकराने से जहाज के आगे से पीछे की ओर दाहिनी तरफ कई अलग अलग छेद बन गए। प्रत्येक छेद का आकार लगभग मानक लेटर पेपर जितना था और उनके बीच में जहाज की बाहरी परत के अक्षुण्ण भाग के अंश मौजूद थे। इन दरारों का कुल क्षेत्रफल पहले के अनुमान से काफी कम था, फिर भी इनका वितरण पैटर्न किसी एक बड़ी दरार से कहीं अधिक विनाशकारी साबित हुआ। महत्वपूर्ण कारक क्षति का कुल क्षेत्रफल नहीं था, बल्कि कई डिब्बों में इसका स्थान था। दरार का पैटर्न जहाज के आगे के हिस्से में लगातार 6 जलरोधी डिब्बों तक फैला हुआ था। इस विशिष्ट वितरण ने कंपार्टमेंटलाइजेशन सिस्टम के सुरक्षात्मक डिजाइन को निष्प्रभावी कर दिया, जिसे 4 क्षतिग्रस्त हिस्सों तक बाढ़ को रोकने के लिए डिजाइन किया गया था। टाइटैनिक के पतवार में 16 जलरोधी कंपार्टमेंट थे, जो अनुप्रस्थ बल्कहेड द्वारा अलग किए गए थे और इनमें रिमोट से संचालित दरवाजे लगे थे। इंजीनियरिंग गणनाओं से पता चला कि जहाज किसी भी 4 कंपार्टमेंट के पूरी तरह से जलमग्न होने पर भी तैरता रह सकता था। इस डिजाइन विनिर्देश ने पोत के न डूबने की क्षमता संबंधी दावों का आधार बनाया और उस युग के लिए उन्नत सुरक्षा इंजीनियरिंग का प्रतिनिधित्व किया। हालांकि डिब्बों के बल्कहेड ऊपरी डेक से काफी नीचे तक ही फैले हुए थे, जिससे प्रभावी रूप से बिना सीलबंद शीर्ष वाले ऊंचे कंटेनर बन गए थे। यह डिजाइन निर्णय नौसेना वास्तुकला की मानक प्रथा को दर्शाता था और इसका उद्देश्य अधिकांश क्षति परिदृश्यों के लिए डिब्बों में विभाजित करने के लाभ प्रदान करते हुए पहुंच और संचालन को सुगम बनाना था। हिमखंड से हुए नुकसान के कारण पहले 6 भाग एक एक करके क्षतिग्रस्त हो गए। जैसे जैसे इन भागों में प्रति सेकंड कई टन से अधिक की दर से पानी भरता गया, जहाज का अगला हिस्सा पानी में और गहराई तक डूबने लगा। आगे के भागों में जमा हुए पानी के भार के कारण जहाज का झुकाव कोण उत्तरोत्तर बढ़ता गया। आगे के डिब्बों में पानी का स्तर
बल्कहेड की ऊंचाई तक पहुंचते ही समुद्री जल ऊपर से बहकर अगले पिछले डिब्बे में चला गया, ठीक उसी तरह जैसे तरल पदार्थ जुड़े हुए कंटेनरों की श्रृंखला में भर जाता है। इस प्रवाह के कारण एक ऐसी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई जिसे रोकना असंभव था। गणितीय विश्लेषण से पुष्टि होती है कि एक बार 6 डिब्बे टूट जाने के बाद आगे की किसी भी कार्रवाई की परवाह किए बिना जहाज का भाग्य तय हो गया था। जहाज के आगे के हिस्से का लगातार नीचे की ओर झुकता कोण पानी के प्रवेश को गति देता गया, जिससे एक ऐसा चक्र बन गया जिसने आगे के हिस्सों में पूरी तरह से पानी भर जाने और अंततः जहाज के डूबने को सुनिश्चित कर दिया। सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक भौतिक साक्ष्य था जो जहाज की विद्युत प्रणालियों के संबंध में जीवित बचे लोगों की गवाही की पुष्टि करता था। जहाज के पिछले हिस्से में पाया गया एक स्टीम वाल्व पूरी तरह से खुली स्थिति में था, जो अंतिम डूबने के समय सक्रिय स्टीम प्रवाह का संकेत देता है। यह स्थिति केवल जानबूझकर मानव हस्तक्षेप से ही संभव हो सकती थी, क्योंकि जहाज के टूटने और डूबने जैसी भयावह परिस्थितियों में वाल्व स्वाभाविक रूप से खुला नहीं रह सकता था। खुला वाल्व इस बात की पुष्टि करता है कि जहाज के पिछले हिस्से के डूबने से ठीक पहले तक विद्युत जनरेटरों को भाप का दबाव मिलता रहा। इसके लिए बॉयलरों का निरंतर संचालन और जहाज के भीतर मशीनरी क्षेत्रों में तैनात इंजीनियरिंग दल द्वारा भाप वितरण प्रणालियों का सावधानीपूर्वक प्रबंधन आवश्यक था। भाप का दबाव बनाए रखने के लिए बॉयलर में पानी के स्तर, ईंधन की आपूर्ति और दबाव नियंत्रण पर लगातार ध्यान देना आवश्यक था, जो जहाज के कोण बढ़ने और जलभराव बढ़ने के साथ साथ और भी मुश्किल होता गया। इन प्रयासों से प्राप्त विद्युत आपूर्ति ने डूबने की प्रक्रिया के अधिकांश समय तक जहाज की प्रकाश व्यवस्था को चालू रखा। यह रोशनी निकासी प्रयासों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हुई, जिससे यात्रियों और चालक दल को उन गलियारों, सीढ़ियों और डेक के स्थानों में आवागमन करने में सहायता मिली जो अन्यथा पूर्ण अंधकार में होते। पहले निरंतर प्रकाश चमकने के बारे में बचे हुए लोगों के बयानों पर संदेह इस धारणा से उपजा था कि टक्कर के बाद विद्युत प्रणालियां शीघ्र ही विफल हो जाएंगी। अब भौतिक साक्ष्य इन गवाहियों की पुष्टि करते हैं और यह भी साबित करते हैं कि इंजीनियरिंग दल मशीनरी क्षेत्रों में अपने पदों पर बने रहे और संचालन जारी रखा। इस बात की निश्चित जानकारी होने के बावजूद कि जलस्तर के नीचे के ये क्षेत्र पूरी तरह से जलमग्न हो जाएंगे और बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। विशेषताएं आश्चर्यजनक रूप से संरक्षित हैं। स्कैन डेटा से पता चला है कि कई यांत्रिक पुर्जे और जहाज की प्रणालियां 100 वर्षों से अधिक समय तक गहरे समुद्र की चरम स्थितियों में रहने के बावजूद संरचनात्मक रूप से अक्षुण्ण बनी हुई हैं। एक वेंटिलेटर पंखा इकाई अपनी मूल स्थिति में खड़ी पाई गई, जिसका ढांचा और आवरण अभी भी अपने मूल स्वरूप में बरकरार है। खारे पानी के संक्षारक वातावरण और गहराई में अत्यधिक दबाव को देखते हुए संरक्षण का यह स्तर उल्लेखनीय है, क्योंकि ऐसी स्थितियों में खुले में मौजूद यांत्रिक घटकों के क्षरण की गति तेज होने की उम्मीद होती है। लाइफबोट के डेक पर स्थित लाइफबोट विंच तंत्र ने आश्चर्यजनक रूप से अपनी संरचनात्मक मजबूती प्रदर्शित की। गियरिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग आर्म्स और माउंटिंग हार्डवेयर पर्याप्त रूप से अक्षुण्ण हैं, जिससे यांत्रिक डिजाइन का विस्तृत अध्ययन संभव हो पाता है। यह उपकरण लाइफबोट तैनाती प्रणाली का हिस्सा है, जिसने निकासी के दौरान कार्य किया था, इसलिए आपदा प्रतिक्रिया के तकनीकी पहलुओं को समझने के लिए इसका संरक्षण विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। विंच की स्थिति शोधकर्ताओं को 20वीं शताब्दी के आरंभिक समुद्री सुरक्षा उपकरणों के यांत्रिक लाभों और परिचालन विशेषताओं का विश्लेषण करने की अनुमति देती है। वायरलेस कक्ष की रोशनदान संरचना
हालांकि बुरी तरह से जंग खा चुकी थी, फिर भी स्कैन डेटा में स्पष्ट रूप से पहचाने जाने के लिए इसके मूल ढांचे का पर्याप्त भाग बरकरार था। इस वास्तुशिल्पीय विशेषता की रूपरेखा मार्कोनी वायरलेस कक्ष का स्थान निर्धारित करने के लिए स्थानिक संदर्भ प्रदान करती है, जहां जहाज डूबने के दौरान संकट संकेत भेजे गए थे। इस संरचनात्मक चिह्न के माध्यम से अब जहाज के लेआउट में वायरलेस ऑपरेटर की स्थिति की पुष्टि की जा सकती है, जिससे आपातकालीन स्थिति के दौरान संचार संचालन को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है। डेक की सतहों की जांच से निर्माण में प्रयुक्त सामग्रियों के अनुरूप संरक्षण के विभिन्न पैटर्न सामने आए। डेक के हिस्सों को घेरने वाले सागौन की लकड़ी के किनारे स्कैन डेटा में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे, जो लंबे समय तक जलमग्न रहने के बाद भी इस उष्णकटिबंधीय कठोर लकड़ी की प्रजाति की मजबूती को दर्शाते हैं। टीक की लकड़ी में प्राकृतिक तेल होते हैं जो इसे सड़न और समुद्री जीवों के हमले से बचाते हैं। यही कारण है कि अन्य जैविक सामग्री के गायब हो जाने के बावजूद यह लकड़ी बची रही। चीड़ की लकड़ी से बने डेक के मुख्य तख्ते पूरी तरह से गल चुके हैं। केवल धातु के वे टुकड़े ही बचे हैं जो मूल रूप से इन तख्तों को अपनी जगह पर टिकाए रखते थे। रिवेट्स की कतारें डेक के तख्तों के पुनर्दशाओं के पुराने स्थानों को चिह्नित करती हैं, जिससे डेक की मूल संरचना का ढांचा दिखाई देता है। संरक्षण का यह पैटर्न निर्माण तकनीकों के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करता है, क्योंकि स्कैन डेटा से फास्टनरों की दूरी और व्यवस्था को सटीक रूप से मापा जा सकता है। बची हुई सागौन की किनारों और अनुपस्थित चीड़ की तख्तियों के बीच का अंतर दर्शाता है कि गहरे समुद्र के वातावरण में सामग्री का चयन दीर्घकालिक संरक्षण को कैसे प्रभावित करता है। जहाज के पुल क्षेत्र में ऐतिहासिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक टेलीमोटर तंत्र अपनी मूल स्थिति में पाया गया। यह हाइड्रोलिक उपकरण जहाज के पहिए और स्टीयरिंग गियर के बीच संपर्क बिंदु का काम करता था, जो नाविक के आदेशों को पतवार नियंत्रण प्रणाली तक पहुंचाता था। कमांड पोजीशन पर टेलीमोटर की उपस्थिति उस सटीक स्थान को दर्शाती है जहां अधिकारियों ने हिमखंड से टक्कर को रोकने का प्रयास किया और जहां बाद में आपातकालीन निर्णय लिए गए। इस उपकरण के संरक्षण से स्टीयरिंग प्रणाली के डिजाइन और परिचालन विशेषताओं का तकनीकी विश्लेषण संभव हो पाता है। टेलीमोटर की स्थिति और स्थान आपदा के महत्वपूर्ण क्षणों के दौरान जहाज की कमान और नियंत्रण क्षमताओं के बारे में भौतिक प्रमाण प्रदान करते हैं। यह अकेला घटक समुद्री इतिहास के सबसे विश्लेषित क्षणों में से एक हिमखंड को देखने और उससे टकराने के दौरान निर्णय लेने की प्रक्रिया से सीधे जुड़ा हुआ है। पुल क्षेत्र के आगे अधिकारियों के क्वार्टर के संरचनात्मक ढांचे अभी भी खड़े हैं। दीवारों, फर्शों और आंतरिक साज सज्जा के नष्ट होने के बावजूद उनके ऊर्ध्वाधर भाग अभी भी अपनी निर्धारित स्थिति में हैं। ये ढांचे स्थानिक सीमाओं और कमरों की संरचना को परिभाषित करते हैं, जिससे जहाज के आगे के आवासों की रूपरेखा का पुनर्निर्माण संभव हो पाता है। प्रथम श्रेणी की भव्य सीढ़ी के ऊपर स्थित ढह चुकी गुंबदनुमा संरचना जहाज की सबसे प्रतिष्ठित स्थापत्य विशेषताओं में से एक है। हालांकि कांच और धातु से बना यह भव्य गुंबद अब नष्ट हो चुका है, लेकिन जिस संरचनात्मक खुले स्थान पर यह स्थित था वह मलबे में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इस स्थान के आयाम और संरचना जहाज के डिजाइन में सीढ़ी के महत्व और केंद्रीय स्थिति की पुष्टि करते हैं। गुंबद की अनुपस्थिति साथ ही इसके चारों ओर संरक्षित संरचनात्मक ढांचा यह दर्शाता है कि क्या खो गया है और क्या बरकरार है। भव्य सीढ़ी एक प्रमुख ऊर्ध्वाधर आवागमन मार्ग और सामाजिक स्थान के रूप में कार्य करती थी, जिससे निकासी के दौरान यात्रियों की आवाजाही के पैटर्न को समझने के लिए
इसका वास्तुशिल्पीय प्रभाव महत्वपूर्ण हो जाता है। संभवतः सबसे उल्लेखनीय संरक्षण खोज जहाज के प्रोपेलर असेंबली से संबंधित थी। विशाल कांस्य प्रोपेलर ब्लेडों में से एक पर स्पष्ट रूप से पढ़े जा सकने वाले स्टैंप नंबर मौजूद थे, विशेष रूप से निर्माण पदनाम 401। यह संख्या बेलफास्ट में हारलैंड और वोल्फ शिपयार्ड में टाइटैनिक की यार्ड पहचान को दर्शाती थी। कांस्य मिश्र धातु के संक्षारण प्रतिरोध ने इस चिह्न को फोटोग्राफिक प्रलेखन के लिए पर्याप्त स्पष्टता के साथ संरक्षित रखा है, जो जहाज के निर्माण इतिहास से सीधा भौतिक संबंध प्रदान करता है और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के बजाय मूल निर्माता के चिन्हों के माध्यम से मलबे की पहचान की पुष्टि करता है। समय के साथ होड़। टाइटैनिक के मलबे को तेजी से क्षरण का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सभी उजागर लोहे और इस्पात की सतहों पर जीवाणुओं का जमाव हो गया है। ये सूक्ष्म जीव मुख्य रूप से हेलोमोनस जीनस के लौह ऑक्सीकरण बैक्टीरिया अपनी जीवन प्रक्रियाओं के हिस्से के रूप में धातु का चयापचय करते हैं। बैक्टीरिया ऐसे एंजाइम स्रावित करते हैं जो लौह यौगिकों को तोड़ते हैं, जिससे संरचनात्मक स्टील नाजुक लौह ऑनेक्साइड संरचनाओं में परिवर्तित हो जाता है, जिन्हें शोधकर्ता आमतौर पर रस्टिकल्स कहते हैं। ये संरचनाएं बर्फ की डंडियों जैसी दिखती हैं, लेकिन इनमें जंग जीवाणु कोशिकाएं और खनिज निक्षेप एक नाजुक मैट्रिक्स में निलंबित होते हैं। जहाज के मलबे वाले हिस्से में रस्टिकल्स जंगली बैक्टीरिया तेजी से फैल रहे हैं। जहाज के डूबने के बाद शुरुआती उपनिवेशीकरण धीरे धीरे हुआ, लेकिन दशकों में बैक्टीरिया की आबादी में तेजी से वृद्धि हुई है, जिससे स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि क्षरण की प्रक्रिया पिछले दशकों की तुलना में कहीं अधिक तेजी से हो रही है। बैक्टीरिया की चयापचय प्रक्रिया सतह से अंदर की ओर संरचनात्मक भागों को कमजोर कर देती है, जिससे भार वहन क्षमता कम हो जाती है और पतवार की प्लेटों, सपोर्ट बीमों और ढांचे की अखंडता खतरे में पड़ जाती है, जो एक सदी से अधिक समय से कायम है। पिछली यात्राओं के दौरान एकत्र किए गए जंग के नमूनों के रासायनिक विश्लेषण से पुष्टि हुई कि समुद्री जल में साधारण ऑक्सीकरण की तुलना में जीवाणु क्रिया अधिक तेजी से होती है। जैविक घटक विशुद्ध रासायनिक प्रक्रियाओं की तुलना में संक्षारण दर को कई गुना बढ़ा देता है। इसका अर्थ है कि जहाज का मलबा गैर जैविक मॉडलों द्वारा अनुमानित गति से कहीं अधिक तेजी से खराब हो रहा है, जिससे संरचनात्मक पतन से पहले का शेष समय कम हो रहा है। जीवाणु क्रिया के अलावा जहाज के मलबे पर गहरे समुद्र की धाराओं दबाव में उतार चढ़ाव और तलछट की हलचल से लगातार भौतिक दबाव पड़ता है। उत्तरी अटलांटिक की तली की धाराएं सतह के मानकों के अनुसार भले ही तेज न हों, लेकिन जंग से पहले से ही कमजोर हो चुकी संरचनाओं पर निरंतर बल डालती हैं। डूबने और उसके बाद समुद्र तल से टकराने के दौरान पतवार की प्लेटों पर उनके मूल डिजाइन मापदंडों से अधिक दबाव पड़ा, जिससे उनमें सूक्ष्म दरारें और विकृति आ गई हैं, जो विफलता के आरंभिक बिंदु के रूप में कार्य करती हैं। 12,500 फीट की गहराई पर अत्यधिक जलस्थैतिक दबाव सभी संरचनाओं पर निरंतर संपीड़न तनाव उत्पन्न करता है। यद्यपि यह दबाव अपेक्षाकृत स्थिर रहता है, सामग्री की अखंडता में कोई भी कमजोरी समय के साथ क्रमिक विरूपण का कारण बनती है। जंग लगे आधारों के भार को सहन करने में असमर्थ होने के कारण कमजोर संरचनात्मक भागों वाले कक्ष धीरे धीरे ढह जाते हैं। भले ही यही संरचनाएं दशकों तक समान दबावों का सामना करती रही हों, जब सामग्री की मजबूती पर्याप्त थी। क्षैतिज सतहों पर तलछट जमा होने से
उन संरचनाओं का भार बढ़ जाता है जो इस तरह के भार को सहन करने के लिए डिजाइन नहीं की गई हैं। जल स्तंभ से नीचे आने वाले महीन कण डेक की सतहों और आंतरिक स्थानों में परतों के रूप में जमा हो गए हैं। यह तलछट समुद्री जल से अवक्षेपित खनिज निक्षेपों के साथ मिलकर पहले से ही कमजोर संरचनाओं पर अतिरिक्त दबाव डालती है। पहले के अन्वेषण अभियानों ने सावधानीपूर्वक परिचालन प्रक्रियाओं के बावजूद अनजाने में जहाजों के मलबे को और अधिक क्षतिग्रस्त कर दिया है। कम गति पर भी नाजुक संरचनाओं के साथ पनडुब्बी का संपर्क जंग लगे हिस्सों के तत्काल ढहने का कारण बन सकता है। प्रलेखित घटनाओं में हल्के संपर्क पर रेलिंग का टूट जाना, हिलने डुलने पर कमजोर आधारों से डेक के हिस्सों का गिर जाना और निकट संपर्क युद्धाभ्यास के दौरान पतवार की प्लेटों का ढांचे से अलग हो जाना शामिल हैं। पनडुब्बियों की भौतिक उपस्थिति से जल विस्थापन और स्थानीय धारा पैटर्न बनते हैं, जो नाजुक भूगर्भीय संरचनाओं और शिथिल रूप से जुड़े संरचनात्मक तत्वों को प्रभावित करते हैं। प्रणोदन प्रणालियां बल उत्पन्न करती हैं, जिससे मलबा हट सकता है और तलछट में हलचल हो सकती है, जिससे आसपास की संरचनाएं अस्थिर हो सकती हैं। यहां तक आरओवी का उपयोग करके दूरस्थ अवलोकन भी जोखिम भरा होता है, क्योंकि पैंतरेबाजी के दौरान तार अनजाने में मलबे के संपर्क में आ सकते हैं। पूर्व के अभियानों के दौरान कलाकृतियों की पुनर्प्राप्ति के लिए वस्तुओं को सीधे तौर पर हिलाना डुलाना आवश्यक था, जिनमें से कुछ संरचनात्मक तत्वों में समाहित थीं या उनसे सटी हुई थीं। इन वस्तुओं को हटाने से कभी-कभी द्वितीयक भूस्खलन या गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती थी, जिससे स्थानीय क्षरण की प्रक्रिया तेज हो जाती थी। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय समझौते और दिशा निर्देश कलाकृतियों की पुनर्प्राप्ति को प्रतिबंधित करते हैं, लेकिन ऐतिहासिक निष्कासन कार्यों ने संचयी क्षति में योगदान दिया है, जो प्राकृतिक क्षरण प्रक्रियाओं को और भी जटिल बना देता है। समुद्री पुरातत्वविदों और पदार्थ वैज्ञानिकों ने वर्तमान क्षरण दर का विश्लेषण करते हुए अनुमान लगाया है कि कुछ दशकों के भीतर ही पहचानने योग्य संरचनात्मक विशेषताएं काफी हद तक गायब हो जाएंगी। जहाज का अगला हिस्सा, जो आश्चर्यजनक रूप से अपनी अखंडता बनाए हुए है, महत्वपूर्ण क्षेत्रों में तेजी से क्षय के बढ़ते प्रमाण दिखाता है। जहाज के अगले हिस्से की प्रतिष्ठित रेलिंग, जो जहाज के मलबे की प्रतीक बन गई हैं, में गंभीर जंग लग चुकी है और दशकों के बजाय कुछ ही वर्षों में ढह सकती हैं। जहाज का पिछला हिस्सा, जो डूबने के दौरान पहले ही बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था, लगातार छोटे-छोटे टुकड़ों में टूटता जा रहा है। शुरुआती खोज अभियानों में पहचाने जा सकने वाले डेक ढांचे प्रारंभिक दस्तावेजीकरण के बाद से ढह चुके हैं और दशकों पुरानी तस्वीरों की तुलना से विघटन की स्पष्ट प्रगति दिखाई देती है। सहायक संरचनाओं के विफल होने से आंतरिक स्थान विशेष रूप से असुरक्षित हो जाते हैं। एक बार भार वहन करने वाले हिस्से ढह जाने पर इसका असर आसपास के डिब्बों और डेक स्तरों पर भी पड़ता है। भव्य सीढ़ी क्षेत्र, पुल और यात्री आवास अंततः मलबे के ऐसे मैदानों में तब्दील हो जाएंगे जिन्हें पहचानना मुश्किल होगा और जो आसपास के मलबे से अलग नहीं दिखेंगे। 2022 में पूरा किया गया त्रि-आयामी स्कैन संभवतः स्थल के जीर्ण शीर्ण होने से पहले संभव अंतिम व्यापक दस्तावेजीकरण प्रस्तुत करता है। भविष्य के अभियानों में धीरे धीरे कम पहचानने योग्य संरचना मिलेगी, जिससे यह डिजिटल संग्रह बिखरे हुए मलबे के बजाय एक जहाज के रूप में टाइटैनिक का अंतिम पूर्ण रिकॉर्ड बन जाएगा। निष्कर्ष, विरासत और हानि। व्यापक त्रि-आयामी स्कैन डेटा ने उन उत्तरजीवियों के वृत्तांतों की साक्ष्य स्थिति को मौलिक रूप से बदल दिया है, जिन्हें पहले अकादमिक और ऐतिहासिक समुदायों के कुछ वर्गों द्वारा
संदेह की दृष्टि से देखा जाता था। जहाज के डूबने की प्रक्रिया के अधिकांश समय तक उसकी बत्तियां जलती बुझती रहीं। इस बात की पुष्टि जहाज के पिछले हिस्से में खुले स्टीम वॉल्व की पहचान से हो गई है। इन गवाहियों की पुष्टि केवल कुछ खास जानकारियों के सत्यापन तक ही सीमित नहीं है। इससे यह साबित होता है कि जीवित बचे लोगों के अवलोकन, यहां तक कि अत्यधिक मानसिक और शारीरिक तनाव में किए गए अवलोकन भी जहाज और डूबने के दौरान घटित घटनाओं के क्रम के बारे में सटीक तकनीकी जानकारी देते थे। ऐतिहासिक विश्लेषण में अब उन अन्य जीवित बचे लोगों के बयानों पर पुनर्विचार करना आवश्यक है जिन्हें आपदा के दौरान भौतिक रूप से संभव होने के बारे में गलत धारणाओं के कारण खारिज कर दिया गया था या कम महत्व दिया गया था। भौतिक साक्ष्यों के बिना जांच करने पर जो विवरण अविश्वसनीय या अतिरंजित प्रतीत होते थे, स्कैन के निष्कर्षों के आलोक में अब उनका पुनर्मूल्यांकन आवश्यक हो सकता है। स्टीम वॉल्व के साक्ष्यों के माध्यम से पुष्टि की गई इंजीनियरिंग दल की दस्तावेजित कार्रवाइयां समुद्री इतिहास में सामूहिक बलिदान के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये कर्मचारी उन मशीनरी क्षेत्रों में काम करते हुए बिजली उत्पादन प्रणालियों का रखरखाव कर रहे थे, जिनके बारे में उन्हें पता था कि वे पूरी तरह से जलमग्न हो जाएंगे। निरंतर ध्यान और विशेषज्ञता की आवश्यकता वाले तकनीकी कार्यों को जारी रखते हुए अपने पदों पर बने रहने के उनके निर्णय ने उन यात्रियों के जीवन को संभव बनाया जो सफलतापूर्वक सुरक्षित निकल गए। स्कैन में दर्ज क्षति के विश्लेषण से विशिष्ट इंजीनियरिंग कमजोरियों का पता चला है, जिन्होंने इस भयावह परिणाम में सीधे तौर पर योगदान दिया। विपणन सामग्री और प्रेस कवरेज में एक क्रांतिकारी सुरक्षा विशेषता के रूप में व्यापक रूप से प्रचारित जलरोधी डिब्बे प्रणाली एक ऐसी डिजाइन खामी के कारण विफल हो गई जिसे नौसेना वास्तुकारों ने तो समझा था, लेकिन जनता या जहाज के संचालकों को भी पर्याप्त रूप से सूचित नहीं किया गया था। डिब्बों के बल्कहेड ऊपरी डेक के नीचे समाप्त होते थे, जिससे बाढ़ का स्तर विशिष्ट सीमा से नीचे रहने और बल्कहेड की ऊंचाई से अधिक न होने पर ही प्रभावी अवरोध उत्पन्न होते थे। लगातार 6 डिब्बों में क्षति का वितरण एक सबसे खराब स्थिति को दर्शाता है, जो जहाज की डिजाइन की गई उत्तरजीविता क्षमता से 2 डिब्बों से अधिक है। हालांकि ओलंपिक श्रेणी के जहाजों पर लागू किए गए विभाजन दृष्टिकोण में यह खामी अंतर्निहित थी। मौसम रोधी डेक तक फैली सीलबंद दीवारों वाले वैकल्पिक डिजाइन दरार वाले डिब्बों की संख्या की परवाह किए बिना बाढ़ को रोक सकते थे और उस व्यापक जलप्रपात को रोक सकते थे जिसने टाइटैनिक को तबाह कर दिया। पतवार में हुई छोटी छोटी दरारों का बिखरा होना व्यापक संरचनात्मक क्षति की प्रचलित धारणा के विपरीत है और यह दर्शाता है कि रणनीतिक रूप से स्थित अपेक्षाकृत छोटी दरारें एक बड़ी दरार की तुलना में कहीं अधिक विनाशकारी साबित हुईं। एक निरंतर दरार उसकी स्थिति के आधार पर कम डिब्बों में समाहित हो सकती थी, जिससे बचाव नौकाओं के आने तक जहाज को पर्याप्त समय तक पानी पर तैरते रहने का मौका मिल सकता था। यह खोज टक्कर से होने वाले नुकसान के प्रति जहाज की संवेदनशीलता को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और आधुनिक जहाज डिजाइन में क्षति नियंत्रण और विभाजन रणनीतियों के संबंध में समकालीन नौसेना वास्तुकला को जानकारी प्रदान करती है। त्रि-आयामी स्कैनिंग मिशन के माध्यम से प्राप्त डिजिटल संरक्षण वैश्विक स्तर पर पानी के नीचे स्थित सांस्कृतिक विरासत स्थलों के दस्तावेजीकरण के लिए नए मानक स्थापित करता है। टाइटैनिक स्थल पर अपनाई गई पद्धति यह दर्शाती है कि अत्यधिक गहराई में डूबी संरचनाओं के लिए व्यापक डिजिटल ट्विन बनाए जा सकते हैं, जो स्थल की भौतिक स्थिति
या पहुंच की परवाह किए बिना विस्तृत स्थानिक और दृश्य जानकारी को संरक्षित करते हैं। परिणामी मॉडल स्थायी रिकॉर्ड प्रदान करते हैं जो स्थिर और सुलभ बने रहते हैं, जबकि भौतिक स्थल राजनीतिक, आर्थिक या पर्यावरणीय कारकों के कारण खराब हो जाते हैं या दुर्गम हो जाते हैं। यह दृष्टिकोण उन स्थलों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो जैविक, रासायनिक या भौतिक प्रक्रियाओं से होने वाली गंभीर क्षति का सामना कर रहे हैं। पुरातत्वीय दस्तावेजीकरण की पारंपरिक विधियों में लंबे समय तक स्थल पर जाकर जांच पड़ताल करनी पड़ती है, जिसमें बार-बार भौतिक रूप से स्थल पर जाना शामिल होता है। इससे सीधे संपर्क, जल विस्थापन और तलछट के कारण नाजुक अवशेषों को नुकसान पहुंच सकता है। डिजिटल स्कैनिंग तकनीक सीमित समय में व्यापक डेटा संग्रह की अनुमति देती है, जिससे स्थल पर होने वाली गड़बड़ी कम होती है और जानकारी को अधिकतम रूप से प्राप्त किया जा सकता है। इससे अतिरिक्त स्थल भ्रमण की आवश्यकता के बिना विस्तृत विश्लेषण के लिए उपयुक्त अभिलेखागार तैयार होते हैं। टाइटैनिक स्कैन ने विश्व स्तर पर अन्य ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण जहाज़ों के मलबे वाले स्थलों पर इसी तरह के दस्तावेजीकरण प्रयासों के लिए एक मिसाल कायम की है। प्रमुख संघर्षों, प्रारंभिक खोज यात्राओं और अन्य समुद्री आपदाओं के दौरान खोए हुए जहाज़ों को पर्यावरणीय कारकों या मानवीय हस्तक्षेप से पुरातात्विक रूप से अपठनीय होने से पहले प्रलेखित किया जा सकता है। परिणाम स्वरूप प्राप्त डिजिटल अभिलेखागार स्थल की अखंडता का सम्मान करते हुए और घुसपैठ वाली जांच को कम करते हुए अनुसंधान, शिक्षा और सांस्कृतिक संरक्षण के उद्देश्यों को एक साथ पूरा करते हैं। व्यापक डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध होने के बावजूद भौतिक मलबा एक पहचानने योग्य जहाज संरचना से बिखरे हुए मलबे के क्षेत्र में अपरिवर्तनीय रूप से परिवर्तित होता जा रहा है। जीवाणु संक्रमण, संरचनात्मक क्षति और पर्यावरणीय दबावों के कारण यह निश्चित है कि आने वाली पीढ़ियां इस जहाज के मलबे को उसके वर्तमान स्वरूप में नहीं देख पाएंगी। ऐतिहासिक साक्ष्यों के नष्ट होने के अलावा टाइटैनिक का यह भौतिक विलीन सांस्कृतिक महत्व भी रखता है। टाइटैनिक का मलबा इस त्रासदी से एक ठोस जुड़ाव का प्रतीक है, एक ऐसा स्मारक स्थल जहां यह दुखद घटना घटी थी और जहां पीड़ितों के अवशेष आज भी मौजूद हैं। जैसे जैसे संरचना विघटित होती है, यह संबंध तेजी से अमूर्त होता जाता है और प्रत्यक्ष रूप से देखे और अनुभव किए जा सकने वाले वास्तविक भौतिक अस्तित्व के बजाय मुख्य रूप से फोटोग्राफिक दस्तावेजीकरण और डिजिटल पुनर्निर्माण के माध्यम से ही मौजूद रहता है। 2022 का स्कैन मिशन टाइटैनिक को बिखरे हुए पुरातात्विक मलबे के बजाय एक जहाज के रूप में व्यापक रूप से प्रलेखित करने का अंतिम अवसर प्रस्तुत करता है। आगामी अभियान क्षय की दरों की निगरानी करेंगे और क्रमिक संरचनात्मक पतन को प्रलेखित करेंगे, लेकिन तेजी से हो रहे क्षय के कारण शेष संरचनाओं के नष्ट होने से आने वाले दशकों में पहचानने योग्य अक्षुण्ण संरचनाओं का व्यापक मानचित्रण संभव नहीं रह सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ ही अपनी स्क्रीन पर दिखाए गए अगले वीडियो पर क्लिक करें।